ऑल राइट जी, क्वेश्चन देखिएगा। कहता है ग्राफ, ये मैंने अलग कर लिया, इनहिबिटर ग्राफ क्वेश्चन। कहता है द डायग्राम शोज द मास ऑफ प्रोडक्ट formed over time in three reactions using the same substrate and enzyme. The volume of substrate, enzyme, and temperature were kept constant in each reaction. Which statement explains the difference in these reactions? पहले जरा इस क्वेश्चन को समझिए। इनहिबिटर का क्वेश्चन ही कोई और है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहता डायग्राम बता रही है मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ओवर टाइम। ये मास ऑफ प्रोडक्ट है, इतना मास बनना है। हमेशा ग्राफ के क्वेश्चन पे आप ये जरूर देखें कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है क्या। बच्चे वही गलती करते हैं जो ग्राफ बनाते हुए करते हैं, उस वक्त ये लिखते नहीं है, और जब ग्राफ रीड करते हैं तो पढ़ते नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। राइट, देखिएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। एक एंजाइम बहुत ही जल्दी मास ऑफ प्रोडक्ट बनवा गया है, दूसरा थोड़ा लेट, और तीसरा उससे भी लेट। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द पीएच इन रिएक्शन 2 and 3 हैज डीनेचर्ड। और भाई अगर डी नेचर होता ना तो ये पीक पे पहुंचता ही ना। देर इज अ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट इन 3। भाई अगर ये नॉन कंपैटिटिव होता, ये ग्राफ वी मैक्स पे पहुंचता ही ना, ये ऐसे ही चलता रहता। ये भी गलत। देर इज अ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन 1। यस, एंजाइम जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी सबस्ट्रेट को तोड़ के फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। देर इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। नहीं, सबके पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा, वरना तो ये यहां से ऊपर चले जाता मास ऑफ प्रोडक्ट। ये यहां से ऊपर चले जाता मास ऑफ प्रोडक्ट अगर इनमें ज्यादा होता। तो क्या आंसर होगा? यस, देर इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन 1। ये सॉरी इनिबिशन का नहीं, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन। आगे देखिए। हाँ, ये इनिबिशन का क्वेश्चन आया। कहता है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन on an enzyme catalyzed reaction was measured in 3 different conditions with no inhibitor। ये है जी नो इनहिबिटर वाली लाइन। विद इनहिबिटर एक्स, ये एक्स क्या है? अब अपना डाटा फॉर्म करते हैं क्वेश्चन का ऑप्शंस देखने से पहले। एक्स क्या है? कंपैटिटिव। क्या है? कंपैटिटिव। वाई क्या है? नॉन कंपैटिटिव। आप नोट करें कहीं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की टेंशन आई है? नहीं आई। सो आपको कंपैटिटिव नॉन कंपैटिटिव का पता हो, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू टेल यू कि भाई competitive is reversible and non-competitive can be reversible or irreversible, right? अब बताएं जी। कहते हैं X is a competitive inhibitor which bind away from the active side। ये कैसा competitive है जो away from the active side bind कर रहा है? गलत। X is a non-competitive। गलत। Y is a competitive। गलत। Yes, Y is a non-competitive। Yes, ये non-competitive है। Which bind away from the active side। Yes, that's perfectly fine, right? So D is the answer। आगे चलिए। कहते हैं ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, बढ़ा रहे हैं विदाउट एन इनहिबिटर। ये है जी विदाउट एन इनहिबिटर। विथ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर। ये है फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपैटिटिव, ये। एंड विथ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कंपैटिटिव। ठीक हो गया। What is limiting the rate of enzyme catalyzed reaction at 1, 2, 3 and 4? कौन लिमिट कर रहा है? 4 पे कौन लिमिट कर रहा है? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। काट देंगे। ठीक हो गया। 3 पे क्या कर रहा है? कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब देखिए 1 पे कौन कर रहा है? एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती तो इसने और भी स्टीप ऐसे करके ऊपर चले जाना था। तो बस फिर आंसर साफ है, हमें पता चल गया। ए इज द आंसर।
ठीक है, आगे देखिए, कहता है बताएं इनमें से कौन सा नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर है। डी तो नॉन कंपैटिटिव नहीं है, कंपैटिटिव है इसलिए अपने वी मैक्स तक तो जा रहा है। बी, वाई बॉल, वो तो रेट ऑफ रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देता है, उसको उठा के जीरो थोड़ी करता है। उसने क्या कहा, एक्शन ऑफ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर, ये है। असल में आपको आदत पड़ी थी ऐसा ग्राफ ढूंढने की, ठीक है ना जी, तो ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह की सिचुएशन। तो क्या आंसर होगा, ए। देखिए, कहते हैं द कर्व एक्स shows the activity of an enzyme at 20 degrees centigrade. Curve A, B, C, and D show the effect of different condition on activity of enzyme. Which curve show the effect of increasing temperature by 10 degree and adding extra substrate? 10 डिग्री ऐड करना है जी, और सबस्ट्रेट भी ऐड कर दिया। ये तो उसने हमें बहुत बड़ा हिंट दे दिया, ये वाला। आपको ये पता है कि हर 10 डिग्री इंक्रीज से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डबल हो जाती है, हर 10 डिग्री से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डबल हो जाती है। अब यहां पर अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये बन रही थी, टेम्परेचर भी बढ़ाया, ये फर्ज करो ये कितनी थी, यहां से लेके यहां तक जितनी भी थी, इतनी ये ऊपर डबल होनी चाहिए, यहां जानी चाहिए इधर। तो क्या आंसर बनेगा, ए, एक्टिविटी भी डबल। अब ये ऊपर क्यों चलेगा भाई, सब स्ट्रेट ज्यादा है, और आपको पता है ना कि एंजाइम ज्यादा हो तो क्या होगा, एंजाइम ज्यादा हो तो ये कर्व ऐसे हो जाएगा स्टीपर, सबस्ट्रेट ज्यादा हो तो ये ज्यादा, इससे ऊपर क्यों चले गया भाई, इससे ज्यादा सबस्ट्रेट यहां पर मौजूद। जी अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन catalyzed by an enzyme was measured at various substrate concentrations। ठीक हो गया, which graph shows the effect of a low concentration of non-competitive inhibitor on the reaction, non-competitive। कौन से दो नहीं होंगे ये तो बताए ना पहले, सी एंड डी को तो काट दें, ये दोनों तो नहीं। अब ए, सी एंड बी को काटें, अब ए और डी में से आप बताएं, वाई। भाई बात पता क्या है, नहीं नहीं मेरी बात सुने, डी इसलिए नहीं होगा, ये डी क्या क्या ऐसी चीज आपने डाल दी है कि उसने तो बिल्कुल ही उठने ही नहीं दिया इसको कहीं। ऐसा तो नहीं होता, इतना ये इफेक्टिव तो नहीं होता कि जाके हर एक एंजाइम को बिल्कुल ही, भाई कुछ तो एंजाइम काम करेगा ना, एंजाइम कोई हरकत करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, तभी तो जाके उसकी मोबिलिटी की वजह से वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा, राइट। सो ये जो इसकी ये शेप ऑफ ग्राफ है ना, दिस मेक्स इट डूबियस कि ये नहीं सही। दूसरी बात, एस शेप कर्व बन रही है, कि क्या वजह है कि अगर ये पहले से नीचे जा रहा था तो फिर ऐसे ही चले जाता नीचे, क्या वजह है, बड़ा क्यों है भाई, बढ़ने की तो कोई रीजन नहीं है, इसलिए ये ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ होगा। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाया, बड़ा पढ़ाया, बड़ा लंबा, मैंने से एंड पे पूछा बताओ बेटा, वेरी गुड, आपने सब पूरी क्लास ने कहा सर ए आंसर है। मैं कहा अच्छा, बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये दोनों लॉजिक बताएंगे डी वाले, मैंने कहा आपने कैसे बताया, कहते सर आपने ऐसा एस शेप बनाया ही नहीं था, आपने ऐसा बनाया, हमने कहा यही, ये तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ऑल राइट, ये तो हमारे भी कुछ सवाल हुए। इनहिबिटर्स पे मैंने इतना फोकस किया कि मैंने तकरीबन इसके सारे सवाल ही आपको वन बाय वन करा दिए, क्योंकि बच्चे इस पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, राइट। ये जो हमने सवाल किए, इन सवालों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश की है, और वो ये है कि ये आपका एंजाइम है, इस पे दो तरह के ऐसी चीजें आके लग सकती हैं जो इसके एक्शन को स्टॉप करे। एक ऐसी चीज होगी
जो कि आपकी एक्टिव साइट के अंदर आकर लग जाएगी, इनहिबिटर एक्टिव साइट में। लेकिन ये यहां से बाहर निकल सकती है जब इसका एक्चुअल हकदार यहां पर आ जाएगा। जब ये आएगा इसको ये किक आउट कर देगा। ये ऐसी यहां पर एक्टिव साइट के ऊपर कंपटीशन का एनवायरनमेंट डेवलप हो गया, कंपटीशन का, और नजर ही आ रहा है ये रिवर्सेबल है। सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो ये बाहर निकल जाएगा और ये कंपेटिटिव इनहिबिशन। दूसरी क्या की भाई, अदर देन एक्टिव साइट कोई चीज ऐसी आकर एडजस्ट हो जाए जो इसके ऊपर स्ट्रेन डाले, इधर से भी इसकी एक्टिव साइट की शेप को खराब कर दे। बात अंडरस्टैंड कर रहे? एक्टिव साइड की जब शेप ही खराब हो गई तो ये वाला सबस्ट्रेट वुड नो लॉन्गर बी एबल टू बाइंड इट। अब आप सबस्ट्रेट बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा कि मैं बाइंड ही नहीं कर सकता उसके साथ। लिहाजा नो कंपटीशन, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन। अगर आप कोई तरीका कार इंड्यूस करके इसको यहां से उतारने में कामयाब हो जाएं, इसको यहां से उतारने में कामयाब हो जाएं, तो है तो ये नॉन कंपेटिटिव, मगर क्या हो गई? रिवर्सेबल। मेरा ख्याल है को 25 सवाल कर लिया हमने, अभी तक उसने हमें कहीं पे रिवर्सेबल के चक्कर में नहीं डाला, है ना? और अगर ये ना कर सकता हो, परमानेंटली अटैच हो गया हो, तो क्या है? इरिवर्सेबल। सो दिस वाज एंजाइम इनहिबिशन, जो इसके पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको एक और चीज मुझे समझानी है, और वो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होती है? देखो, बाद औक़ात हमारे पास एंजाइम इंतहाई एक्सपेंसिव होता है, और हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बार बार नया एंजाइम इंगेज करें। इतना एक्सपेंसिव एंजाइम है कि वी डोंट अफोर्ड टू engage it by the time. So we want to reuse it. And sometimes it is very difficult to get your enzyme out of the reaction mixture. So then what we do is we try to stick our enzyme to some solid media. For this we use a material which is called sodium alginate. Sodium alginate. हम क्या करते हैं? हम एक रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं, उसमें एंजाइम्स ऐड करते हैं, और एक खास प्रोसेस के जरिए उसको एक ऐसे मीडिया के अंदर पोर करते हैं कि जैसे ही वो वहां पर गिरता जाता है, वो छोटी छोटी बीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। आप डालते जाएंगे, वो छोटी छोटी बीड्स बनाता जाएगा, रबर लाइक। आपने देखा होगा बाजार में मिलते हैं, उनको पानी में डुबोए तो वो ऐसे जेली की तरह फूल के बन जाते हैं, और आप उनको बॉटल्स में डाल सकते हैं। वो सोडियम एल्जिनेट टाइप की चीज होती है, राइट? अब आपने क्या किया? आपने सोडियम एल्जिनेट का मिक्सचर बनाया, उसमें एंजाइम डाले, और आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको कोल्ड वाटर में जब आपने वन वन ड्रॉप गिरा, उसके बीड बनते जाए। अब ये बीड पर बीड आपको क्या नजर आ रहा होगा? ये अगर आपका बीड है ना बेटे, इस पे कई जगह आपके एंजाइम्स ऐसे अटैच हो गए हैं। कुछ अंदर भी आ गए होंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? फर्ज करो, आपको आपको पता है ना कि कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट। और आपको ये भी पता है कि लैक्टोज किन दो चीजों से मिलकर बनती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब आप क्या करोगे? आप एक बहुत बड़ा चैम्बर लोगे बेटे, बड़ा सारा चैम्बर लोगे,
उस चैम्बर में ये सोडियम एल्जिनेट बीड्स डाल दोगे जिसके ऊपर आपने एंजाइम को इमोबिलाइज किया हुआ है। अब ये बीड यहां से तो गुजर नहीं सकती। अब होगा क्या, जब आप अपना मिल्क पोर करोगे यहां से ऊपर से, when you will pour your milk here, what will happen, जैसे बेटे मिल्क गुजरता जाएगा ना, लैक्टोज इस लैक्टेज एंजाइम के साथ बाइंड करके टूटती जाएगी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होती चली जाएगी। वो इधर से आ रहा है आ रहा है आ रहा है पूरे का पूरा मिल्क, जब जैसे ही यहां से आते 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 वो यहां से गुजरेगा, मैक्सिमम लैक्टोज टूट चुकी होगी। आप इसको दोबारा से एक राउंड और लगवाएं, फिर एक राउंड और लगवाएं, या ऐसे मल्टीपल बीड स्टेशन बना के रखें, उसको इतनी मरतबा सोडियम एल्जिनेट बीड्स में से गुजारे कि बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाए एंड तक लैक्टोज जाने। सो दिस इज हाउ वी कमर्शियली immobilize enzymes, but you need to understand one thing, जब आप किसी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को लिक्विड मीडिया में रखते हो ना, उनका इनकाउंटर का चांस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, सो रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाता है। बट तो फिर हमें इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज डेवलप करना पड़ता है, हम चाहते क्या है और हम क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको ये बड़े सवाल आएंगे कि भैया आपके सामने एक ग्राफ है, एंजाइम की एक्टिविटी शो कर रहा है, एक एंजाइम इमोबिलाइज्ड है एक फ्री है, तो फ्री वाला हमेशा ज्यादा एक्टिविटी दिखाता हुआ आपको नजर आए। सो दिस इज एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम सेल मेम्ब्रेन पे जंप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आगे आपके फादर।